आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या जरूरत है उसकी, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसकी जरूरत क्या है, कोई रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्या क्या कंडीशन है उसमें, कैसे पहचानेंगे, ये सब चीज हम देखेंगे उस रिएक्शन में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा उसका इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। कोई रिएक्शन है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं, यूजफुल हैं, फिर गैसियस स्टेज में क्या है वो इवॉल्व हो जा रहा है, ये सब चीज उसमें आएगा और लास्ट में उसका क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो टाइम लॉस ना करते हुए चलते हैं स्टडी पे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो होता है, क्यों होता है, इस पे थोड़ा सा सोच ले। सबसे पहले थोड़ा सा रिएक्टेंट goes to product, R goes to B। रिएक्टेंट है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी कुछ जरूरत किस चीज से रिलेटेड है, नाखून से लेके बाल तक, नाखून से लेके बाल तक। जैसे लड़कियों को नेल पॉलिश, लड़कों को नाखून काटने के लिए नेल कटर, लड़कियों को भी ऑब्वियस, बाल बनाने के लिए कंघी, बाल में लगाने के लिए तेल, ये सब चीज ऑयल जितने भी हैं ये सारी चीजें हमारी केमिकल से रिलेटेड है। प्लास्टिक साइड, कॉस्मेटिक साइड, मेडिसिन साइड, क्लॉथ, टेक्सटाइल साइड, ये सारी चीजें केमिकल से रिलेटेड है। अब कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट बनता है तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट डाला जाता होगा बनाने के लिए, कुछ ना कुछ इसमें रिएक्शन होता होगा जिससे कि कुछ ना कुछ ऐसे केमिकली रिएक्टेड होते होंगे जिससे कि दो प्रोडक्ट, ये दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। तो ये सारी चीजें जरूरत होती हैं हमारे बॉडी के आसपास, जो भी हमारी जरूरत है उससे रिलेटेड। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन होगा कैसे। अब जैसे एक एज्यूम करवाता हूं आपको, मान लीजिए एक घर है, उसमें 2 बंदे हैं, 2 आ गए, उनमें बनता नहीं है, वे 2 कॉर्नर में चले गए, इंटरेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन बात बनेगी कब, जब इंटरेक्शन होगा। तो सबसे पहले उनको समझाएंगे, नहीं समझ में आया तो उनका प्रयास करेंगे कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे दोनों कॉर्नर पे। तो सोचेंगे कि चलो ये प्रॉब्लम अपने से सॉल्व नहीं हो रहा है, मिलकर करते हैं। तो हम वहां से हिट देंगे, हिट से घबरा के वो वापस आ जाएंगे, आपस में मिलेंगे, इस रूम से कैसे निकलना है, इंटरेक्शन हुआ। उसी टाइप से यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो आपस में जैसे हम मिक्स किए वी रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बना देंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब तक उनको हीट नहीं मिले तब तक वो रिएक्ट नहीं करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही हीट ज्यादा होता है, उनका हीट जब तक निकाले नहीं, जब तक वे थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे नहीं आए तब तक वे रिएक्शन नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपको केमिकल रिएक्शन में आएंगी। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम देखें, एक केमिकल रिएक्शन से चलते हैं। प्लस 2H2O लिक्विड 2NaOH
H2 गैस, देखिए 2Na सोडियम सॉलिड स्टेज में, प्लस 2H2O वाटर लिक्विड स्टेज में, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेज में, एंड H2 गैसियस स्टेज में, जो आगे चल के इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस पे हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में हमारा ये है कि दोनों मिलके हमारा प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। क्यों बनाना, वे अलग अलग रहेंगे, नहीं बनाना हमें, लेकिन यहां बन रहा है। तो आप सोचिए, मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया होगा एक बार कभी अपने लेक्चर में, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 80 रुपए में ही काम चल जाए तो 20 रुपए बच गए ना। तो इनका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, जब आपस में मिलेंगे तो लो एनर्जी लेवल पे प्रोडक्ट बनाएंगे, बच गई एनर्जी। तो सभी अपनी स्टेबिलिटी के लिए चाहते हैं कि कम से कम एनर्जी लेवल पे ही हम स्टेबल हो जाएं, इसलिए ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाते हैं। वन मोर थिंग, जब भी हमारा रिएक्टेंट बनता है तो इनका नेचर इनके प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ये रिएक्टेंट डिफरेंट था, यहाँ प्रोडक्ट जो बना उसका डिफरेंट है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, H2 प्लस O2 H2O, ये जलता है, ये आता है, नेचर डिफरेंट है। तो सबका नेचर ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया। तो एक रिएक्शन जब होगा तो उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, अब सोचते हैं कि रिएक्शन आइडेंटिफाई कैसे होगा, कैसे हम जानेंगे कि रिएक्शन हुआ। इस पर हम आते हैं। एक टर्म होगा चेंज इन कलर, दैट मीन यदि ब्लूइश है ब्लैक हो जाए, ब्लैकिश है ब्लूइश पर्पल हो जाए, येलोइश है व्हाइटिश हो जाए, इस टाइप से रिएक्शन जब भी होगा तो कहीं ना कहीं उसका कलर भी चेंज होगा, अदरवाइज डिसकलर हो जाएगा, मतलब कि नो कलर। तो चेंज इन कलर फर्स्ट पॉइंट होता है रिएक्शन डन का दिखाने के लिए कि रिएक्शन डन हो गया, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। अब दूसरा क्या आएगा हमारा, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ये गैसियस स्टेट में चला गया, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट चेंज कर गया मिक्स करने पे एक्वस में, ठीक है। अब हम चेंज इन स्टेट देख रहे हैं, सॉलिड लिक्विड ये आपस में डिसअपीयर हो गए और एक्वस में चेंज हो गए और गैसियस में चेंज हो गए। इससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट का स्टेज दूसरा था, जब हम मिक्स किए थे तो दूसरा था, और जब बन गया तो दूसरा आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखे कि कलर चेंज कर गया रिएक्शन हुआ था, स्टेट चेंज कर गया रिएक्शन हुआ था। अब एक और चीज उसमें देखेंगे, चेंजिंग टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसमें दो पॉइंट मैं आपको बताता हूं। हम लोग मॉल में गए हैं, मॉल में लिखा रहता है एंटर और एक जगह लिखा रहता है एग्जिट। एंटर और एग्जिट लिखा रहता है, गौर से सुनिएगा, इंटर और एग्जिट। EN, जब किसी रिएक्शन को एनर्जी दी जाती है, एनर्जी उस रिएक्शन में एंटर होता है, दैट मीन वो रिएक्शन तब होगा जब एनर्जी लेगा। दैट मीन उसका एनर्जी लेवल ऐसा नहीं है कि उसके मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो पाए, उसके एटम एक्टिवेट हो पाए और वो रिएक्शन कर पाए।
तो उसको और एनर्जी दिया भाई। तो वैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में हम एनर्जी दे रहे हैं, वह एनर्जी लेके तब हमारा रिएक्शन डन हो रहा है वहां पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम एनर्जी दिए, तो एनर्जी दिए तो यहाँ पे प्लस डेल्टा ई होगा, मतलब कि कुछ तो एनर्जी हम दे रहे हैं, डेल्टा ई मतलब कि एनर्जी, यहाँ पे प्लस डेल्टा ई होगा। तो हम कुछ एनर्जी दिए, इसको हम कह दिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आगे आएगा, बट अभी थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज पे बता रहा हूँ। एग्जिट, यदि किसी से हम या तो एनर्जी को एक्सक्लूड करें या इस रिएक्शन के होने के बाद एनर्जी यहाँ पे कुछ बच जाए, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी इवॉल्व हो रहा है, एनर्जी भी निकल रही है, दैट मीन एग्जिट हो रहा है। तो इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये मॉल वाली बात इसलिए बताया जिससे कि आपको याद रह सके। हमें से शायद सभी लोग गए हैं मॉल। एंटर एंड एग्जिट, थर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये दो चीज हमारे आ गए। तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर यदि यहाँ पे ज्यादा है तो हो सकता है यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम है तो हो सकता है यहाँ पे ज्यादा हो। तो इससे भी हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ हुआ। सबसे पहले कलर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद एक और आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। मतलब कि हम सॉलिड और लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, तो एक और गैसियस स्टेज में कुछ आया, गैसियस निकल गया, हम लोग से निकाल लिया। तो गैस का इवॉल्व होना भी रिएक्शन दिखाता है। पहले यहाँ पे गैसियस स्टेज में कुछ था नहीं, अब गैसियस स्टेज में कुछ ना मिल रहा है, इसका मतलब कि उसको छोड़ के दूसरा कुछ बना होगा। ये चीज हम सोच सकते हैं, में कुछ फाउंड हो, कुछ प्रोडक्ट निकले, ये भी पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। मान लीजिए सॉलिड टू सॉलिड हो, लिक्विड टू लिक्विड हो रिएक्शन, सॉलिड लिक्विड सॉलिड हो, ये सब गैस गैस हो, एक गैस निकले बाहर, वो भी एक होता है कभी कभी। तो ये सब में हम देख रहे हैं कि गैसियस स्टेज में कहीं ना कहीं कुछ यदि मिल रहा है तो उससे भी हमें पता चलेगा। यदि मिल रहा है तो हो सकता है चेंज इन कलर से ही पता चल जाए, हो सकता है चेंज इन स्टेट से पता चल जाए, चेंज इन टेम्परेचर से पता चल जाए। इन सब से भी नहीं पता चले तो गैस यदि इवॉल्व हो रहा है तो भी हम जान जाएंगे कि कुछ हो रहा है। जैसे हल्का सा देखा जाए तो आपने देखा होगा स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वाटर टेम्परेचर कम रहे लेकिन स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये सब चीज इंपैक्ट उसका दिखाता है। चलिए, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज ये आ गए। उसके बाद एक आता है टॉपिक इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो अभी आपको टेम्परेचर में मैंने थोड़ा सा बताया, टेम्परेचर चेंज के साथ साथ एनर्जी भी बताया। इवोल्यूशन, वीडियो पॉज हो गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये क्या देगा आपको? होल्ड ऑन, इवोल्यूशन ऑफ और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कहीं रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो रहा है या कहीं रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब कोई मॉलिक्यूल अनएक्टिवेटेड
स्थिति में रहे, अनएक्टिवेटेड स्टेज में रहे। तो हम कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे एनर्जी दे देते हैं तो क्या होगा, हम आते हैं थोड़ा मैटर के स्ट्रक्चर पे। सॉलिड के पार्टिकल बहुत नजदीक रहते हैं, स्पेस उनके बीच में बहुत देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ता है, बढ़ेगा लिक्विड स्टेज में चला जाएगा, थोड़ा सा और एनर्जी दिए गैसियस स्टेज में चला जाएगा। तो यदि हमें सॉलिड स्टेज से काम नहीं चल रहा है, हमें लिक्विड स्टेज में ले जाके रिएटेंट करवाना है, तो हम एनर्जी दे दिए सॉलिड स्टेज, थोड़ा सा लिक्विड स्टेज, गैसियस स्टेज में ले जाके हमें रिएक्शन कराना है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ये दे दिए, और थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, गैसियस स्टेज में रैंडमली घूमने लगा कि यह रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो एनर्जी देने का स्पेस बढ़ाना है, उनके बीच के स्पेस को, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन में भी सेम रहता है, गैसियस स्टेज में है उससे काम नहीं चल रहा, लिक्विड में चाहिए, कर लिया, इवॉल्व कर लिया, चले नजदीक। एब्जॉर्प्शन में होता है एनर्जी थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा स्पेस, हो गया रिएक्शन। तो ये पांचों फैक्टर आइडेंटिफाई करता है केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफिकेशन के लिए ये पांचों फैक्टर देखे जाते हैं। ठीक है, आपको ये फैक्टर हो गए पांचों, और पांचों का मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब आप आएंगे इसके केमिकल रिएक्शन पे कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक केमिकल रिएक्शन और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसको हटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल, which take parts in reaction. Which take parts in reaction. Numbers of molecule which take parts in reaction. That means सोडियम के कितने मोलिक्यूल हैं, 2। वाटर देख रहे हैं, वाटर का कितने मोलिक्यूल हैं, 2। ये हमारे रिएक्टेंट में भाग ले रहे हैं, ये हमारे रिएक्टेंट में इनकी हिस्सेदारी है, और ये हमारा प्रोडक्ट देंगे। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 पार्ट बन रहा है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 गैस बाहर निकल रहा है। पहला ये आपका सिचुएशन हो गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल को दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या दिखाएगा, वो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या बन रहा है, एक्वस बन रहा है, गैसियस बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, क्या बन रहा है, वो सब चीज दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे हम इसको नोटिफाई कर देते हैं, सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे मैंने नोटिफाई किया एक्वस है, ये गैसियस है। ये सारे के सारे एक केमिकल रिएक्शन से हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहता है, रिएक्शन कंडीशन, किस कंडीशन पे वो रिएक्शन हो रहा है, ये सोचने वाली चीज। ज्यादा हीट पे होगा, ज्यादा प्रेशर पे होगा, कैटलिस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो किस स्टेज में है, उसको किस स्टेज में लाना है, ये सारी कंडीशन होगा। तो अक्सर हम देखते हैं एरो पे, यहाँ पे डेल्टा दिया रहता है, दैट मीन
हीट का नोटिफिकेशन है, ये हीट देते हैं हम, तो हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम दे दिए। कभी कभी टेम्परेचर भी रहता है 239 डिग्री सी, इसके हिसाब से मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसे बताने के लिए दे रहा हूँ। मान लीजिए 239 डिग्री सी है, या केल्विन में दिया रहता है कभी कभी, तो ऐसे हम देखते हैं कि टेम्परेचर का नोटिफिकेशन यहाँ पे दे देता है, हीट का नोटिफिकेशन दे दिया, कभी कभी प्रेशर का देता है 180 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया जाता है हमारा कंडीशन को बताने के लिए कि ये रिएक्शन किस कंडीशन पे हो रहा है। अब दूसरा चीज क्या रहता है, फोर्थ कंडीशन होगा, ये भी रिप्रेजेंटेशन रहता है, इवोल्यूशन, अगेन एब्जॉर्प्शन, ऑफ एनर्जी। यदि हम इसको हिट दे रहे हैं तो इस साइड में हम प्लस डेल्टा ई लिख देंगे, यदि हमें हिट प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है तो इस साइड में डेल्टा ई रहेगा, इस साइड में नहीं रहेगा। तो यदि हमें इंडोथर्मिक है तो इससे रिएक्टेंट साइड में जब एनर्जी देंगे तो ये इंडोथर्मिक हो जाएगा, और यदि इस साइड में मिल रहा है तो ये एक्सोथर्मिक दे देगा। तो ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन दिखता है एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन से, केमिकल के इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन के। और भी दिखता है, इक्विलिब्रियम स्टेट दिखता है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, सिंपल भाषा में ऐसे आप समझ लीजिए कि रिएक्टेंट के टूट के प्रोडक्ट बनने का जो रेट होगा, मतलब कि कितना टाइम में कितना टूट रहा है, वही प्रोडक्ट के यदि टूट के फिर रिएक्टेंट बनने का रेट हो, मतलब कितना टाइम में प्रोडक्ट टूट के फिर रिएक्टेंट बन जा रहा है, दोनों साइड से रिएक्शन चालू है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। यदि दोनों का इक्वल हो तो, दोनों का रेट इक्वल हो तो, ये हायर स्टडी में आपको पढ़ना है। तो इक्विलिब्रियम भी दिखाता है, बट अभी आपके लिए ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट क्या हो गए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ केमिकल रिएक्शन, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हुआ। अब हम क्या देखेंगे, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में एक और टॉपिक आपको आता है, प्रेसिपिटेशन। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब कि प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेट क्या है, यहीं पे आपको समझा देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब अनएक्टिवेटेड या केमिकल, अब उनसे ज्यादा वो रिएक्शन नहीं कर सकते, अब वो किसी भी कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं कर सकते। तो वो किसी वेसल में यदि रिएक्शन हो रहा है, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, ये सारे के सारे, तो ये यहां आके प्रेसिपिटेट बैठ जाते हैं, मतलब बस भाई अब मेरे से रिएक्शन नहीं होगा, अब हो गया, जितना होना था हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं, प्लीज यार इससे ज्यादा मत करवाओ मेरे से रिएक्शन। अब उनसे कोई भी टेम्परेचर दो, उनको कितना भी लालच दो, टेम्परेचर दे देता हूँ थोड़ा सा और रिएक्ट कर जाओ, कुछ है ही नहीं, एनर्जी लेवल है ही नहीं मेरे पास, अब मैं नहीं कर सकता, वो हाथ जोड़ लेंगे प्लीज। तो ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेट, मतलब कि अब नो मोर रिएक्शन, वो अनाउंस कर दिए। तो ऐसा बनना भी रिएक्शन का इंफॉर्मेशन देता है कि हर कुछ रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ तो वो बना कैसे, वो पहले था नहीं।
तो ये भी दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि रिएक्शन हुआ, जो आपके पहले टॉपिक में थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, बाकी आपको जितना ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है बनने दो, लेकिन ये अनरिएक्टेड पार्ट, दैट मीन अनरिएक्टेड पार्ट, नो मोर रिएक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बोलता है नो मोर रिएक्शन। अब हाथ जोड़ता हूं आगे, रिएक्शन मत करवाओ मेरे से, थक गया मैं कर करके रिएक्शन। तो ये चीज बनता है इसमें, जिसे हम कहेंगे अनरिएक्टेड पार्ट। तो आपने आज देखा सबसे पहले कि रिएटेंट, रिएटेंट से प्रोडक्ट, रिएटेंट क्यों, हमारी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी केमिकल फैक्ट्री में जाइएगा तो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आता है तो उसमें वही रॉ मटेरियल मिलके हमारा देता है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट देता है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि रिएटेंट ऐसे रख दिया और प्रोडक्ट बन गया, कुछ प्रोसेस होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे वो मान लीजिए आपको पाउडर बनाना है, मान लीजिए पाउडर फॉर्मेशन करना है, कोई भी टाइप का पाउडर, तो हम सॉलिड, लिक्विड, लस्चर, ये सारे के सारे स्टेज वाले जितने भी केमिकल हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, उनको हम इकट्ठा किए, टर्म एंड कंडीशन पुट किए। टर्म एंड कंडीशन में जैसे कि प्रेशर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, नहीं उस पर भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कैटालिस्ट डाल दिए। कैटालिस्ट क्या है, जो उनको रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर दे, कर भाई तू रिएक्शन कर, इस टाइप से। सॉरी फॉर दैट। हाँ, ऐसे ही होता है। तो जो उनको मजबूर केमिकल प्रोसेस से होके और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में होने लगे, तो सबसे तो मान लीजिए एक्वस फॉर्म में बना, मतलब सॉलिड लिक्विड मिक्सअप टाइप का वे बने, लेकिन हमें चाहिए था क्या, प्योर डस्ट, प्योर पाउडर। तो उसको हम ले जाके ड्राई किए, तोड़े ग्राइंडर में ले जाके, उसके बाद फिर उसको डस्टी पार्टिकल में ले गए, फिर सीव से उसको और ऐसे जितने भी पार्टिकल बड़े के सारे फिर रिसाइकल किए, फिर रिसाइकल करके उसको तोड़े, फिर वहां तक ले गए। मतलब तुझे किसी भी हालत में पाउडर बनना है, इस टाइप कैसे नहीं बनेगा, बनना है तो वे बेचारे पाउडर बन के निकल जाते हैं, लो भाई परेशान मत करो, इस टाइप से। तो उसके बाद आपने देखा उनका इंफॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर लेना पड़ेगा, उनको एहसास होगा हमें कि टेम्परेचर इसका हाई हो गया या टेम्परेचर लो हो गया इसका। उसके बाद गैसियस स्टेज निकलेंगे, उससे गैस निकलेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, इससे भी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन हमने देखा, इन्फॉर्मेशन क्या था, नंबर्स ऑफ मोल कितने यूज हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं, कितना केजी यूज हो रहा है, ये सब चीज उसमें देता है। ठीक है, ये केजी और ये सब इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि वो 9th स्टैंडर्ड में आपको था ये सब चीज। तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिला, उसमें फिर से उसके बाद क्या मिला, फिजिकल स्टेट में कैसे हैं, सॉलिड में था, लिक्विड में था, सॉलिड में ही बन गया, लिक्विड में ही बन गया, या एक्वस फॉर्मेशन हुआ, गैसियस स्टेज हुआ, ये सारी चीजें उसमें ब्रैकेट में देके उसका स्टेट दिया रहता है। उसके बाद क्या रहेगा, रिएक्शन कंडीशन, जो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये सब का इंफॉर्मेशन। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी इवॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। यदि हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब कि रिएटेंट एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तब जाके वो थोड़ा सा सोया हुआ है, जागो मोहन प्यारे, एनर्जी दे दिए, जाग गया, शुरू रिएक्शन शुरू। तो एब्जॉर्प्शन के लिए वो तरीका ज्यादा है उसका। अच्छा, तो ये सारे के सारे कंडीशन आप आज के लेक्चर में देखें मेरे से। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताना चाहूंगा बैलेंस इक्वेशन,
इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और उसके बाद आएगा हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन हैं, उसमें बहुत सारे टाइप के रिएक्शन आएंगे, तो जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। ये समझ में आ गया होगा आपको, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके पहले भी जो जो बताया आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, राइट? ओके।